नमस्कार दोस्तों। मेरे चैनल एस्ट्रो अमन जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 27 वर्ष के पुरुष के कुंडली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। वर्तमान समय में ये नौकरी में है, अच्छी नौकरी में है, आगे आध्यात्मिक सफलता को लेकर जानना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा फोर्सफुली ये सवाल इन्होंने पूछा है। तो इसका कोई मतलब होगा। उसके बाद आगे ज़िंदगी कैसी रहेगी, पैसा कमा पाएंगे कि नहीं, धन आएगा कि नहीं। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके सारे ही क्वेश्चंस को हम गहराई पूर्वक सुनेंगे और जो भी आपकी कुंडली में होगा, जितनी बातें होंगी आपकी कुंडली में और आपके जितने डाउट्स हैं, सारों को मैं आज के वीडियो से क्लियर करूंगा। आज के बाद आपके कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे, खास करके अपनी कुंडली को लेके। तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये करोड़ों वाली कुंडली है। क्यों है वो मैं आगे विचार करता हूं, स्टेप बाय स्टेप समझिए। सबसे पहले यहां पर 9 लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ ये धनु लगन की कुंडली है। 9 लिखा हुआ का अर्थ धनु लगन। इस कुंडली में बुध अस्त का है और गुरु अस्त का है। क्यों अस्त का है? क्योंकि बुध में सूर्य के सब दोनों क्लोज में बैठे हैं, तो यह अस्त का मान लिया जाता है। थोड़ा लॉजिकल समझिए। अस्त का नियम है, किसी भी कुंडली में कोई ग्रह अस्त का तभी होता है जब तक उसका क्लोज कंजंक्शन सूर्य के साथ ना हो। अगर सूर्य के करीब, सूर्य से करीब डिग्री वाइज करीब कोई प्लैनेट्स बैठा है तो उसको हम अस्त का मान लेते हैं सूर्य के कंपैरिजन में। अस्त का अर्थ होता है, एक लॉजिकल बात यह है कि वो अस्त हो गया तो मतलब वो आपको अच्छा फल नहीं देगा या आपको फल ही नहीं दे पाएगा। ये बस एक मत है। अब आपको मैं एग्जाम्पल में समझाऊं तो आप थोड़ा समझने का कोशिश करना, बहुत गहराई से समझाऊंगा। सूर्य एक बहुत प्रकाशवान ग्रह है। अगर उसके समक्ष आप किसी भी तरीके का प्रकाश लेकर जाएंगे तो उस प्रकाश का कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा। उस प्रकाश का कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा, तो उसको हम अस्त मान लेते हैं। मतलब ये सूर्य के कंपैरिजन में अस्त का है। मतलब सूर्य के कंपैरिजन में इसके प्रकाश का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर उस प्लेनेट में बल है तो वो आपको हिडन रूप से जरूर फल दे रहा है। तो अस्त को लेके इतना वरीड मत होइए। मैंने ऐसा बहुत कुंडली देखा है जिसमें प्लैनेट्स अस्त के होते हैं लेकिन उसकी महादशा में जातक बहुत आगे बढ़ते हैं और बहुत पैसा कमाते हैं। तो मैं आज की वीडियो से इस सबको क्लियर करूंगा। तो इस कुंडली में बुध और गुरु अस्त का है और राहु केतु सभी के कुंडली में अस्त का होता है, वो सोचो भी मत। इस कुंडली के हिसाब से ये कन्या राशि की कुंडली है। इसकी राशि कन्या आ रही है। मंगल दोष निम्न स्तरीय है। चूंकि चंद्रमा से ये मंगल दोष हो गया इनके कुंडली में, निम्न स्तरीय जब भी वो होता है तो वो चंद्रमा से होता है। क्योंकि अगर मंगल दोष के नियम की मैं बात कर लूँ तो लगन सप्तम अष्टम और द्वादश भाव में कहीं ना कहीं मंगला या मंगली होती है। तो चूंकि ये 90 भाव में मंगल बैठा है इस कुंडली में, तो ये चंद्र कुंडली से हुआ। अब अगर कुछ कैंसिलेशंस हो गया होगा तो वैसे भी मंगल दोष ज़्यादा प्रभावी नहीं होता। और एक कंसेप्ट की बात है कि 28 वर्ष के बाद ऐसे भी मंगल दोष स्वतः कैंसिल हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि मंगल योग कारक है या मारक है। अगर कोई भी मंगल योग कारक होगा तो वो आपके लिए दोष नहीं बनाएगा, याद रखना। अभी ये सब आपको दिख रहा होगा सूर्य 11 डिग्री पर, इसका क्या महत्व है। अब देखो लगन कुंडली से ना सारा जिंदगी का जानकारी मिल जाता है। वैसे मैंने इनका सभी कुंडली देखा, उसके बाद निचोड़ बता रहा हूँ। D9 D10 और कहीं ना कहीं नवामसा D9 चार्ट हो गया, फिर आपका D10 कैरियर चार्ट हो गया, D20, ये सब लगन से ही कहीं ना कहीं इसका विस्तारित होता है। तो आपके सारे ही डाउट्स को मैं क्लियर करने वाला हूं। सूर्य 11 डिग्री पर बैठा है, इसका क्या अर्थ है? डिग्री वाइज 10 से 20 डिग्री के बीच का ग्रह आपको 100% फल दे पाता है आपकी जिंदगी पर। तो सूर्य युवा अवस्था में, कुंडली में 2 टाइप के ग्रह होते हैं, एक योग कारक होते हैं, एक मारक होते हैं। तो योग कारक जो आपके लिए शुभ फलदायी होता है, मारक जो आपके लिए अशुभ फलदायी होता है। तो सूर्य 11 डिग्री पर बैठा है, वो मैं आगे बताऊंगा मारक है या योग कारक है। चंद्रमा 5 डिग्री पर बैठा है, तो ये लगभग आपके 60 से 70% फल देने के काबिल है। इसके बाद मंगल 2 डिग्री पर बैठा है, ये बहुत कम फल देने के काबिल है। ये लगभग मान के चलो 20-22% फल देने के काबिल है। तो अगर ये योग कारक हुआ तो इसके लिए उपाय कर लेना, मारक हुआ तो छोड़ देना। बुध 3 डिग्री पर है, ये भी 20 से 25% ही फल देने के काबिल है। गुरु 3 डिग्री पर है, ये भी 20-25%। कभी कभी क्या होता है ना कि 20-25% फल देने वाला भी ग्रह बहुत अच्छा फल दे देता है। ये एक मिथ को मैं आज दूर करता हूं। अगर कोई व्यक्ति आपको बोलता है कि आपकी कुंडली में ग्रह बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है, बहुत ही अच्छे फल नहीं दे पा रहे हैं, डिग्री वाइज कमज़ोर है, तो देखो कभी कभी क्या होता है ना कि अगर एक 10,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति आपको अगर पैसा दान देगा तो वो कितना दे पाएगा?
अपने तनख्वाह का मैक्सिमम 10%, 1,000 रुपया। अगर कोई करोड़ रुपया कमाने वाला व्यक्ति अगर आपको अपने तनख्वाह का 10% देगा तो आप कहाँ जाएंगे? 10 लाख में जाएंगे। मेरी बात को समझिएगा, बहुत गहराई पूर्वक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। डिग्री बेशक मायने रखता है। अगर कोई ग्रह राजयोग कारक अवस्था में हुआ, योग कारक हुआ, तो उसके फल कितना भी कम आपको क्यों ना मिले, चाहे 5% ही क्यों ना मिले, अगर वो बहुत योग कारक ग्रह है, बहुत ही अच्छी जगह बैठा हुआ है, तो वो 5% का फल भी आपको करोड़पति बना सकता है। तो बुध 3 डिग्री पर है। उसके बाद अगर देखा जाए तो शुक्र 9 डिग्री पर है, तो ये भी लगभग 100%। शनि 12 डिग्री पर है, ये भी 100%। राहु केतु भी 100%। ठीक है, तो मतलब लगभग लगभग आपके कुंडली में 1 2 3 4 5 5 6 ग्रह आपके 100% फल देने के काबिल है। इनफ है। 1 2 ग्रह भी हो और उसका समय आपकी जिंदगी पर आ जाए तो धन कमाई के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये तो हो गया मूल डिस्कशन। अभी मैं विचार करूंगा इस लगन के एक दैनिक कंसेप्ट क्या है, दैनिक प्रभाव क्या आते हैं जिंदगी पर। धनु लगन के कुंडली में खास करके जांघों की रोग से थोड़े लोग परेशान हो सकते हैं, पीठ दर्द, लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम, और हल्की फुल्की फेफड़े से जुड़े हुए समस्या, सांस से जुड़ी हुई समस्या, और एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा कुछ नहीं होता, ये एक स्वभाव है। उसके बाद अब मेरा मेन डिस्कशन शुरू होगा। अब इस कुंडली में इनको अध्यात्म के विषय में जानना था, और अगर आप द्वादश भाव को देखेंगे, द्वादश भाव कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है आध्यात्मिक सफलता को लेके। एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, खर्च के हाउस में 3 3 ग्रह बैठ गए। समझना, खर्च के हाउस में 3 3 ग्रह बैठ गए, मतलब आप खर्चीले तो होंगे लेकिन इनकम आपका बहुत रहेगा। अभी मैं आगे बताता हूं। सूर्य 90 घर का मालिक है और ये जाके बैठ गया द्वादश भाव में। अभी सूर्य को अगर मैं देख रहा हूं तो पूरा एक्सट्रीम फलदायी है। 90 भाव का स्वामी भाग्यस्थान, ये आपके द्वादश भाव और आपके खर्चे के घर में बैठ गया तो डेफिनेट रूप से आपको चश्मा तो ये लगा देगा। ऐसे व्यक्ति का आई साइट में थोड़ी प्रॉब्लम देगा। सूर्य आपके आई साइट में प्रॉब्लम देगा, इस बात की गारंटी है। पहला। दूसरा, सूर्य का द्वादश भाव में बैठना, आप बहुत खर्च करेंगे, तो बहुत खर्च करने के लिए बहुत पैसा आना भी जरूरी है। भाग्य से आपके पास बहुत पैसा आ जाएगा, बचाने में थोड़ा असमर्थ रहेंगे, ये एक नेगेटिव इंपैक्ट। अब इसके लिए आप, चूंकि 90 भाव का स्वामी सूर्य है, तो इसके लिए कोई रत्न भी आप नहीं पहन सकते। चूंकि ये द्वादश भाव में बैठा, डिग्री वाइज बली, रत्न पहनने की आवश्यकता नहीं है। रोजाना सूर्य को जल देना आपके लिए लाभकारी रहेगा। और अगर सूर्य की स्थिति द्वादश भाव में होती है तो ऐसे लोगों को अध्यात्म के प्रति ना काफी इंटरेस्ट होता है। चूंकि सूर्य वृश्चिक राशि में बैठा है तो अध्यात्म के प्रति बहुत इंटरेस्ट, सूर्य की दृष्टि 6ठे भाव पर है, तो कहीं ना कहीं सूर्य के फल की अगर मैं बात करूं तो यह आपके जिंदगी में सफलताओं को देगा, बहुत बड़ी बड़ी सफलताओं को देगा। लेकिन वही है एक नेगेटिव इंपैक्ट, चूंकि भाग्यस्थान का स्वामी है, भाग्य को कमजोर नहीं करेगा, खर्चा बढ़ा देगा आपका। अभी मैं चंद्रमा विचार करूंगा। चंद्रमा अष्टमेश है, अष्टम भाव का स्वामी है। चंद्रमा कन्या राशि में 6 लिखा हुआ है। चंद्रमा मित्र राशि में 8वें घर का स्वामी होकर 10म भाव में बैठ गया। 10म भाव में चंद्रमा बैठ गया, कैरियर बड़ा ब्राइट है, विदेशी दर से धन लाभ कराएगा, गारंटी है। अष्टम भाव का चंद्रमा है तो ये भी गारंटी है कि आपकी लंबी आयु करेगा, ये ना की तो बात ही नहीं है। 100% दीर्घायु योग को यह बता रहा है। अष्टमेश का संबंध दशमेश से हो गया, 10म भाव में हो गया, तो चंद्रमा जिस भी व्यक्ति का 10म भाव में रहता है, कैरियर इनका बहुत ब्राइट रहता है। खास करके पैसे आने की स्थिति जो होती है ना, ये बहुत ज्यादा ब्राइट होती है, बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो जिंदगी में धन आना तय है, पैसे आना तय है, इस बात में बिल्कुल भी संदेह नहीं है। तो चंद्रमा आपका कैरियर को भी ब्राइट रख रहा है। अभी मैं थोड़ा आगे विचार करता हूं आपके मंगल पर। मंगल क्या स्थिति बता रही है? मंगल बैठा आपका 90 भाव में, सिंह राशि में है, मित्र राशि में। 5वें घर का स्वामी 12वें घर का स्वामी आपके 90 घर में बैठा है। तो मंगल की जो स्थिति है ये बड़ी शानदार है। क्योंकि 12वें घर का स्वामी मंगल है तो ये कहीं ना कहीं वह घर का स्वामी है, तो खर्च की स्थिति को बढ़ाएगा ये भी, लेकिन पैसे भी बहुत देगा। 5वां घर आपके पढ़ाई लिखाई कारक स्थान का स्वामी होता है, कहीं ना कहीं पुत्र कारक स्थान का स्वामी होता है, तो कैरियर बड़ा ब्राइट है आपका, एकदम उज्जवल कैरियर है और बहुत ज्यादा धन लाभ करने वाले हैं। करोड़पति सब बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी आपके लिए। मंगल आपको पराक्रमी बना रहा है, समर्पित बना रहा है, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। मैं बुध पर विचार कर लूं। बुध आपका वृश्चिक राशि में है, 8 लिखा हुआ है, समांतर राशि में, 7वें 10वें घर का स्वामी होकर आपके 12वें घर में बैठा है।
तो सप्तम भाव का स्वामी होने से शादी लेट कराता है ये। दसम भाव का स्वामी द्वादश भाव में बैठकर, लेकिन एक अच्छे कारक, अच्छा राजयोग बना लिया ये सूर्य बुध के साथ। हिडन रूप से बुध फल भी दे रहा है कहीं ना कहीं। तो कैरियर बड़ा ब्राइट रहता है, सम्मानजनक कैरियर रहता है, पैसा जिंदगी पर आता है, बुद्धि विवेक से पैसा कमाते हैं। ऐसे व्यक्ति विवेकवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। लेकिन एक नेगेटिव इंपैक्ट ये है कि शादी ये विलंब से आपको कराएगा, क्योंकि बुध का द्वादश भाव में बैठना 100% आध्यात्मिक सफलता को बताता है, 100% अध्यात्म में इंटरेस्ट को बताता है। शादी करने हेतु तो कुछ उपाय आपको करने पड़ेंगे। शादी थोड़ी लेट से होती है, थोड़ा इंटरेस्ट भी शादी में कम होता है। इसके बाद आगे मैं विचार कर लूं। अभी मैं गुरु पर विचार करूंगा। गुरु वृश्चिक राशि में लग्नेश है, द्वादश भाव में जाकर बैठा, चतुर्थेश है। तो ये थोड़ा सा गुरु का स्थिति थोड़ा कमजोर है। बृहस्पति आपकी थोड़ी गड़बड़ है, थोड़ी नहीं ज्यादा गड़बड़ है। तो इसके लिए आपको पुखराज पहनने की आवश्यकता है। पुखराज और मूंगा, जो कि मंगल का रत्न आपका मूंगा होगा, जो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ फलदायी होगा, और बृहस्पति का रत्न पुखराज होगा। ये दो रत्न आपने पहन लिया, आपकी जिंदगी पर सारी समस्याएं खत्म हो गई। वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्याएं खत्म हो गई। जुपिटर थोड़ा गड़बड़ है, इसके रिगार्डिंग जो पारिवारिक समस्या, वैवाहिक जीवन में समस्या आना है, वो भी आपका खत्म हो जाएगा। और कैरियर में आप और ज्यादा तरक्की करेंगे, बहुत तरक्की करेंगे। शुक्र कहाँ बैठा है आपका? शुक्र बैठा है यहां 7 लिखा हुआ है, तुला राशि में है, अपने ही घर में है, लाभ भाव में है। 11वें घर का स्वामी है, छठे घर का स्वामी आपके 11वें घर में बैठा। अब क्या चाहिए आपको? डिग्री वाइज भी देखा जाए तो बहुत बेहतरीन है, प्रॉपर लग्जरियस लाइफ। राहु के स्थिति के होने की वजह से शुक्र की तरह राहु भी फल देगा। जब भी राहु की महादशा चलेगी, आपकी जिंदगी सेट हो जाएगी, बहुत ज्यादा पैसा आएगा। एक्सट्रीम धन लाभ को बता रहा है, बहुत ज्यादा धन लाभ को बता रहा है। जब भी राहु या शुक्र चलेगा, आपका बहुत पैसा देगा। और शुक्र तो आपको चारों तरफ से पैसा देगा, करोड़पति अरबपति बनना तय है। और शनि भी आपका बहुत जबरदस्त है, तीसरे घर में है, कर्म के हाउस में है, और धन भाव का स्वामी होकर तीसरे घर में, अपने ही घर में बैठा है, और तीसरे स्थान का स्वामी होकर तीसरे घर में बैठा है। दृष्टि पंचम भाव पर, बहुत ब्राइट कैरियर। केतु की नेगेटिविटी को भी ये खत्म कर रहा है। और शनि अनाप शनाप बहुत ज्यादा पैसा देने वाला है, बहुत धन लाभ कराने वाला है। इसके बाद राहु और केतु की स्थिति भी बड़ी अच्छी है। राहु 11वें भाव का राहु बहुत ही सुंदर फल देता है, और राहु भी तुला राशि में है, और केतु 5वें भाव का केतु, जिस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, मेष राशि में केतु, ये भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनती और बहुत पराक्रमी बनाता है। लेकिन थोड़ी पुत्र प्राप्ति में दिक्कत और शादी की लाइफ में थोड़ी दिक्कत है। इसके लिए मैंने आपको 2 रत्न बताया। ये आपके कैरियर ओरिएंटेड चीज़ों पर भी मदद करेगा, धन लाभ कराएगा, और आपको जिंदगी पर आगे बढ़ाने में मदद करेगा। अब एक महत्वपूर्ण चीज़, समय का ज़्यादा महत्व है, समय देख लेते हैं हम। 2014 के बाद राहु आया, मैंने कहा था ना राहु आपका बहुत बहुत अच्छा रहेगा। तो 14 के बाद आपने तरक्की किया होगा, और आपकी सेटलमेंट जो हुई होगी वो राहु के समय में ही हुई होगी। मैं सेटलमेंट की एज अगर बता दूं तो लगभग 2016 तक आप 16-17 तक आप सेटल्ड हो चुके होंगे। 2019 तक गुरु चला, अभी शनि चल रहा है, बहुत बेहतर। 19 के बाद तरक्की ही हुई होगी आपकी 2021 तक। 21 के बाद बुध चल रहा है, ये भी आपका बेहतर समय है। थोड़ा इरिटेट अभी आप रह सकते हैं, लेकिन समय बेहतर है। बुध अतित्व राजयोग बनाया हुआ है आपकी कुंडली में। राहु के साथ केतु भी आपका बढ़िया चलेगा। राहु के साथ शुक्र 2025 के बाद गोल्डन पीरियड, बहुत बढ़िया समय आने वाला है 2028 तक। सूर्य भी आपका अच्छा रहेगा। राहु के साथ चंद्रमा भी आपका बेहतर रहेगा, मंगल भी ठीक रहेगा। एक ही थोड़ा सा समय थोड़ा गड़बड़ मुझे दिखा था आपके राहु के साथ। राहु में जब राहु चली होगी ना 2014-16 तक, ये थोड़ा सा गड़बड़ रहा होगा, और थोड़ा समान रहा होगा आपका जब राहु में गुरु चला होगा 2019 तक। 19 के बाद आपके राइज करने के समय थे, और 2032 तक हर एक इच्छा एवं मनोकामना को आप पूरा कर लेंगे, और आध्यात्मिक सफलता के भी योग बने हुए हैं। 2025 के बाद बेहतर समय है। राहु के बाद बृहस्पति आएगा, ये थोड़ा सा इसके लिए आपको उपाय करना होगा, मैं बता दूंगा। ये उपाय करने के बाद भी चीज़ें ठीक रहेंगी। उपाय में आप बृहस्पति देव की आराधना करें। बाकी आपका बृहस्पति गड़बड़ नहीं है, आपका द्वादश भाव में बैठा हुआ है, थोड़ा आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, परेशान कर सकता है। तो उस परेशानी के लिए बस एक पुखराज पहन लेंगे तो इसकी सारी समस्याओं को ये कहीं ना कहीं दूर रखेगा। और बृहस्पति देव की आराधना करें, व्रत करें, कथा करें, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। वैसे जिस ईश्वर पर आपको भरोसा हो उसका आप करें, आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा। राहु में ये आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी 2032 तक। तो ये था इनकी कुंडली का पूरा विश्लेषण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।